अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप लोगों को फैक्ट टॉक में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान को 10 दिन का एक वेवर दिया था, यानी 27 मार्च को उन्होंने ऐलान किया था कि मैं 10 दिन के लिए एक पॉज ले रहा हूँ। और वो उन्होंने ये भी कहा उसके बाद अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि मैं चाह रहा हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए, बातचीत से कोई रास्ता निकाला जाए। और उसके बाद हमने काफ़ी तेज़ी भी देखी बातचीत के अंदर। इस्लामाबाद में एक सेशन भी हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स का। तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर आए, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर आए, सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर आए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बैठे, उनको मेज़बानी की। और उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग भी गए, लेकिन उसके बाद मुकम्मल खामोशी छा गई है। कोई बातचीत का कहीं से कोई अंदिया नहीं आ रहा। और वो जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं आप इसको, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी, वो अब आज 6 अप्रैल को ख़त्म हो रही है ईस्टर्न टाइम, यानी 8 PM में, रात 8 बजे। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के वक्त में सुबह 5 बजे, यानी 7 तारीख की, यानी कल की सुबह 5 बजे वो वक्त ख़त्म हो जाएगा। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बड़ी खौफनाक किस्म की एक ट्वीट भी की। ट्वीट तो नहीं कह सकते उनको, क्योंकि ट्रूथ सोशल उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर उन्होंने एक बयान जारी किया। और उसमें उन्होंने कहा, अभी आपके सामने स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन दी। अब मैं यहाँ पे बच्चों से ही बिल्कुल कहना चाहूँगा, या 18 साल से जो नीचे के लोग हैं वो ना सुने इसको, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर होते हुए इतनी वल्गर ज़बान उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल की है कि ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स, और यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वेट, प्रे टू अल्लाह, सॉरी प्रेज टू अल्लाह। अब ये जब एक बंदा बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, जमूद का शिकार हो जाता है, और उसके अंदर एक बहुत गुबार होता है, तब वो गालम गलोच पे उतर आता है। अब ये अमेरिका के सदर हैं और वो इस तरह की गालम गलोच के ऊपर उतर आए हैं, तो उन्होंने सीधी सीधी धमकी दे दी है कि ये आज का दिन आखिरी है, ट्यूसडे का मंगल का दिन आज आखिरी है, और इसके बाद मैं पुल भी उड़ाऊँगा और जो पावर प्लांट्स हैं उनको भी हिट करूँगा। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे एक चीज़ को भूल रहे हैं कि जिनीवा कन्वेंशन जो हुआ है उसके सब सिग्नेटरीज हैं, अमेरिका भी है, और उसका आर्टिकल 52 बहुत क्लियरली कहता है, अभी ये भी आपके सामने चल रहा होगा, कि सिविलियन ऑब्जेक्ट्स शैल नॉट बी ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक। और ये बहुत मुफस्सिल एक आर्टिकल 52 है इसका, जिनीवा कन्वेंशन का, वो इसमें बहुत कैटेगोरिकली बात करता है कि कोई आप सिविलियन जो पावर प्लांट्स हैं या इस तरह के ये स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हस्पताल हैं, आप उनके ऊपर हमले नहीं करेंगे, ये वॉर क्राइम्स हैं। और अगर फिर भी आपको शायबा हो कि ये मिलिट्री यानी ड्यूल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि फिर भी सिविलियंस के हिट होने का ख़तरा है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की मुकम्मल धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और अजीब बात यह है कि कोई भी मुल्क, एक मुल्क ने भी पूरी दुनिया में किसी ने भी खड़े होके नहीं कहा कि जनाब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप जो बात कर रहे हैं वॉर क्राइम्स हैं, और ये जिनीवा कन्वेंशन के आप ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और आप खुल के अगर ये करेंगे कल, यानी आज ट्यूसडे ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान की वक्त में, कल सुबह आप एक काम शुरू करेंगे, तो एक बहुत आप इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के तो वैसे ही अब कोई शायद हैसियत नहीं रही है, अब ये जो थोड़े बहुत इंटरनेशनल लॉज रह गए उसकी भी अगेंस्ट जाएंगे। अब मैं आपके यहाँ पे एक मिसाल लेता हूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो हेग में है, ICC, 2024 में सरगेई शोइगान जो कि एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, वो और जनरल वालरे गर एसिमोव, अगर मैं दोनों नाम ठीक पढ़ रहा हूँ, ये इस वक्त प्रेसिडेंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं रशियन डिफेंस फोर्सेस के, और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। इनके खिलाफ एक केस बना, और केस में इनके अरेस्ट वारंट बाद में जारी हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम्स में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, सॉरी। और वहाँ पे यूक्रेन के जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रशियन फोर्सेस ने हमले किए, जिसकी वजह से सिविलियंस को बहुत नुकसान हुआ। यानी कुदरती सी बात है, जब बिजली नहीं होगी और पानी नहीं होगा तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यही है ना, तो उनको ये फिर आपने रेप्रिमांड किया इसके अंदर, और आपने उनके ऊपर अरेस्ट वारंट उनके जारी किए, ऑल दो वो रशिया में है, उनको आप पकड़ नहीं सके। तो कल को अमेरिका ये क्या आंखें दिखाएगा अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये काम कल से शुरू कर देते, और उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है, यानी वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी उसको वॉर मिनिस्ट्री कहते हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है वो पीट हेग्सेट अब ये काम करेंगे, तो क्या कल वो उनको कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके आएगा और कल को उनके अरेस्ट वारंट जारी होंगे? अब ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है अब दुनिया में। ये सिर्फ ये नहीं है कि ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, नहीं हो रहा है, या उनके ऊपर सख्तियाँ आ रही हैं या अभी भी हैं,
ये इंटरनेशनल लॉज की भी अब खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इस तरह की गालम गलौज कम से कम मैंने तो अपने 17-18 साल के कैरियर में पहली दफ़ा सुनी है और शायद देखी है। बहुत अचंभे की बात और बहुत अफसोस की बात है। आगे चल के ये देखते हैं कि अगर अमेरिका ये करता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करता है ईरान के, तो फिर उसका वापसी का जवाब क्या होगा। ठीक है, ईरान के लोगों को बहुत तकलीफ़ ऑलरेडी है, और अब मज़ीद होगी जब उनकी बिजली नहीं होगी, उनकी गैस नहीं होगी, उनके पुल तबाह हो जाएंगे, उनकी रोडें तबाह हो जाएंगी। मोमेंट वैसी ज़ीरो है, अब तो बिल्कुल मुकम्मल ज़ीरो हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत ज़िंदगी रोज़मर्रा की चल रही थी उससे भी लोग जाएंगे। तो वो चाह ये रहे हैं अमेरिका बेसिकली, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई करके लोगों को उठाया जाए, मजबूर होकर कि वो अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं कि इस जंग को रोका जाए। देखें, जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ बंद है, दुनिया का तो 20% का तेल बंद है, और बहुत सारे मुल्कों को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। लेकिन अब ये भी तो देखें, ईरान ने अपनी गर्दन भी तो काटी है, उसका भी तो तेल यहीं से सारा बाहर जाता है, और इसी के ऊपर वो अपना मुल्क जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो चला रहा है। उसने भी तो अपनी गर्दन काट के स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ बंद किया हुआ है ना, उसका तेल भी तो कहीं पर भी नहीं जा रहा। तो ईरान तो ऑल आउट खेलेगा। फिर ईरान क्या करेगा? ईरान अमेरिका पे तो हमला कर नहीं सकता। अब गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं GCC के, सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, UAE है, ओमान है, इनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो उसकी रेंज में ईरान के। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो ईरान उनके ऊपर क्यों हमले कर रहा है, तो ईरान के पास एक बहुत वैलिड रीज़न है कि उन्होंने तमाम ने अमेरिका को अड्डे यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके करीब ला के बिठाया हुआ है। ईरान के जहाज़ यहाँ से उड़ रहे हैं, उनके एयर रिफ्यूल टैंकर्स यहाँ से उड़ रहे हैं, रॉकेट्स मिसाइल उनके ऊपर यहाँ से चल रहे हैं। तो वो तो फिर हक पर जाने हुए इसमें कि हम यहाँ से ड्रोन से और इनके ऊपर हमला करें। मिसाल के तौर पे अगर GCC कंट्रीज़ का जो 50% पानी है वो उनके पास है नहीं, वो समंदर का पानी साफ़ करके वो लोग लेके आते हैं। तकरीबन 400 बड़े बड़े प्लांट्स उन्होंने लगाए, बड़े की बात कर रहा हूँ, और इसको कहते हैं डिसैलिनेशन प्लांट्स। और 50% पानी जो है पीने का और घर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल का, वो GCC के जो सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये सारे ममालिक हैं, इनके अंदर ये समंदर से आता है। अगर उन 400 प्लांट को भी एक एक ड्रोन मार दिया तो अरब ममालिक तो प्यास से मार जाएंगे। और यही 37% पानी जो है ये इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है GCC कंट्रीज़ के। इंडस्ट्री तो उनकी वैसे ही बहुत बैठ गई है, बिल्कुल ही बैठ जाएगी। फिर ईरान ने फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही करना है, और ये करके वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है GCC ममालिक को। तो ये देखना पड़ेगा, और वो भी उनके पावर प्लांट्स के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे उनके पास ड्रोन हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो कर सकता है ये काम। देखना ये पड़ेगा कि आया अमेरिका ये करता है या नहीं करता। अगर आप मुझसे पूछते हैं, मुझे ये एक किस्म का डिकॉय लगता है। डिकॉय इस तरह से लगता है कि आप दिखाते सीधे हाथ की हैं और मारते बाएं हाथ की हैं, सीधे हाथ की दिखा के बाएं हाथ की आप मारते हैं। अब मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में ये बहुत होता है, आप डिकॉय खेलते हैं, आप दिखाते कुछ और रहे होते हैं और आप कहीं और से आके हमला कर देते हैं। अभी तक 13,000 टारगेट्स को पेंटागन के मुताबिक अमेरिका हिट कर चुका है ईरान में, और तकरीबन 3,000 हो रहे हैं। इस वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहते रहते हैं, पीट हेग्सेट भी हुआ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहते रहते हैं कि 2-3 हफ्ते और लगेंगे। बट इसमें एक और बात है, अभी तक जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको हिट नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के पास अभी भी 60% का जो 440 kg का एनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है, जिससे वो वेपन ग्रेड बम बना सकता है, उसके पास अभी भी पड़ा हुआ है, वो उसके हाथ से गया नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब यहाँ से कम ये तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ये अमेरिका करेगा तो GCC ममालिक को बहुत तकलीफ़ होगी, और फिर GCC ममालिक भी इन्वॉल्व हो जाएंगे इस जंग के अंदर। शायद इसराइल ये चाहे, और अगर वो इन्वॉल्व हो गए तो फिर पूरा रीजन में आग लग जाएगी, और फिर पाकिस्तान को भी मजबूरन इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा सऊदी अरब की तरफ से, क्योंकि फिर वो ऑफेंस पे आ जाएगा। देखना पड़ेगा कि अब क्या होता है, बट मुझे लग रहा है, मेरी ज़ाती हैसियत में, ज़ाती रीडिंग में, मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका ये करेगा। अब अमेरिका करेगा क्या यहाँ से, वो बहुत देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ से अमेरिका ये करेगा, आएंगे थोड़ी सी वॉर गेमिंग कर लेते हैं, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी इसको वॉर गेमिंग कहते हैं। कि आप देखते हैं मुख्तलिफ सिनेरियोज़ को। अब मैं आपको 4 सिनेरियोज़ आपके सामने रखता हूँ कि अमेरिका यहाँ से क्या कर सकता है, और आप ये देखिएगा कि यही 4 सिनेरियोज़ ही रहेंगे, इससे ना आगे कोई बात जाएगी ना पीछे जाएगी। नंबर 1, अमेरिका या तो बातचीत करे यहीं से, और बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकाले और पीछे हट जाए। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ही मुश्किल है, शायद ऐसे समझ लें इसके चांस अब 5% रहेंगे। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अब अगर अमेरिका मुज़ाकरात करके और इस जगह से वापस हटता है
और इसराइल उसको वापस जाने देगा ही नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल है। बट अमेरिका अगर मुज़ाकरात करके वापस हटता है तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ है, जहाँ से दुनिया का 20% तेल जा रहा है, ये अमेरिका ईरान के हवाले करके चला जाएगा। ईरान ये छोड़ेगा नहीं मुज़ाकरात में किसी सूरत भी, और अमेरिका हर हाल में ये मुज़ाकरात में चाहेगा ये चीज़ मुझे मिल जाए, वो उसको मिलेगी नहीं। तो फिर भी अगर हम ये कहते हैं कि अमेरिका चले अपने लिए सेफ एग्जिट ढूंढ के यहाँ से चला जाता है, ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ वो ईरान के हवाले करके जाएगा। नंबर एक, उसका जो यूनिपोलर वर्ल्ड का वो जो बादशाह है, अकेला बादशाह है इस दुनिया का, उसको बहुत बड़ा डेंट मिलेगा। अफगानिस्तान से जब एग्जिट हुआ था 2021 में प्रेसिडेंट बाइडेन की गवर्नमेंट में, वो एक डेंट मिला था, अब एक और डेंट बहुत बड़ा मिलेगा उसको, वो उसको बर्दाश्त करना शायद ना कर पाए। दूसरी बात अगेन कि ईरान के पास ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ रह जाएगा, अब यहाँ से वो चेक पोस्ट लगा के बैठ जाएगा, और जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं अरब ममालिक, वो यहाँ से अपना तेल गैस किसी सूरत बाहर नहीं निकाल के लेके जा सकेंगे। ईरान उनसे हर किस्म का टैक्स लेगा। तीसरा, ईरान दुनिया के तीसरे बड़े ज़खायर हैं तेल के उसके पास, हालांकि लो सल्फर फ्यूल है और बड़ा अच्छा है, वो ज़ोर बाजू अब फिर इस दुनिया में बेचेगा। चाइना भी लेगा, रशिया भी लेगा, क्योंकि अमेरिका का वो हजम टूट जाएगा। तो कम से कम अगर आप ये बातचीत से ये जगह छोड़नी है ना अमेरिका ने, वो भूल जाए, 5% ही शायद उसका मौका है। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ, दूसरी वॉर गेमिंग की तरफ, कि अमेरिका आता है और ये 7 जजीरे हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ के। मैं पिछली एक एक कमेंट्री की थी, ईरान अमेरिका जंग और नाजुक मोड़, वो अब जाके देख लें, मैं उसमें जो कहा था अब शायद वही होने जा रहा है। 7 जजीरे आपके नक्शा आपके सामने चल रहा होगा, अबू मूसा, ग्रेटर तूनब, लेसर तूनब, हंगाम, कशम, लरक और हरमुज़, ये 7 जजीरे। और इसके जब आप वेस्टवर्ड जाएंगे तो खार्क का जो आइलैंड है, जहाँ से ईरान का 90% तेल निकलता है, वो वाला आइलैंड है। अब यहाँ पे या तो अमेरिका एक ज़बरदस्त किस्म की बमबारी करे इन तमाम जजीरों पे जो ईरानी फ़ौज बैठी हुई है, ड्रोन्स लेके बैठी हुई है, शायद साइलोस बनाए हुए हैं कुछ क्रूज़ मिसाइल्स के, वो उनके पास हैं। हालांकि इन जजीरों पे बमबारी हुई है तो कोई फ़ायदा खैर ख़ास नहीं हुआ। और माइनिंग कर सकते हैं वो स्ट्रेट की, लेकिन माइनिंग अभी तक उन्होंने नहीं की, और इसका वजह ये है कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान की फ्लैग की कश्तियाँ कुछ चली जाती हैं, उनको इजाज़त दे दी जाती है, जिसका मतलब है कि माइनिंग अभी इस एरिया की नहीं हुई है। वो ईरान कर सकते हैं, किसी भी वक्त अगर ईरान ने कर दिया तो मुकम्मल बंद हो जाएगा। तो अगर बमबारी की तो फिर ये खाली रह जाएंगे। खाली अगर फिर अमेरिका इसके ऊपर आके बैठता है तो फिर अगेन बहुत वल्नरेबल होते हैं उनके ट्रुप्स, जो कि अगला सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं, तीसरा सिनेरियो वो ये है कि एम्फीबियस लैंडिंग करे। और एम्फीबियस लैंडिंग यानी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर आप क्रॉस करके आते हैं, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। हालांकि अमेरिका के पास डी-डे लैंडिंग 1944 की उसकी एक उन्होंने करके दिखाया हुआ है ये काम, एंड अगेन फॉकलैंड्स में ब्रिटेन ने ये काम करके दिखाया हुआ है। तो ये उनके लिए शायद आसान तो नहीं होगा बट मुश्किल भी नहीं होगा, ये काम कर चुके हैं। उसके लिए वो ट्रिपली एम्फीबियस रेडी ग्रुप और बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप को लेके आए हैं, जिसके अंडर कमांड 31st एंड 11th मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स भी हैं, MEUs। 82nd एयरबोर्न डिवीज़न के कुछ एलिमेंट्स भी आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि 4-5 हज़ार मरीन्स जो हैं वो इस वक्त इस रीजन में या इससे ज़्यादा आ चुके हैं। और अमेरिका अगर ये एम्फीबियस लैंडिंग करता है, यानी अरेबियन सी में इस वक्त खड़े हैं, पानी क्रॉस करके ये कश्तियाँ नज़दीक लाता है अपनी और इन फ़ौजों को उतारता है, जिसमें हॉवर क्राफ्ट्स होंगे, SV-22 ऑस्प्री होंगे, उनके पास और वेरवेदाल सब इक्विपमेंट पूरा है, वो इन जजीरों पे उतरें और इन जजीरों को बाय फोर्स लें, ये 7 जजीरे, और उसके बाद वेस्टवर्ड जाएं और खार्क को भी ले लें। यहाँ पे फिर अमेरिका को कम से कम 2 से 3 हज़ार मरीज़ को बिठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब वो इन जजीरों के करीब जाएंगे तो कुदरती सी बात है ईरान ड्रोन भी फायर करेगा, मिसाइल भी फायर करेगा, अभी भी उसके पास बहुत कुछ है, अभी भी तकरीबन तमाम ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अमेरिका तबाह नहीं कर सका। और जिस तरीके से F-15E जो सबसे लेटेस्ट ऑफ दी वेरिएंट F-15 का वो गिराया उन्होंने और F-35 को हिट किया है, तो उससे ईरान की कैपेबिलिटीज़ बहुत ठीक ठाक नज़र आ रही कि अभी तक उसकी कैपेबिलिटीज़ कम नहीं हुई हैं। फिर उन्होंने एक A-10 थंडरबोल्ट को पर्शियन गल्फ के ऊपर गिराया, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को हिट किया है। कल का जो एक वाक़या हुआ है अमेरिकन उसको बचाने में, वहाँ पे करीब पहुँच चुके थे पायलट के, बट अमेरिकी पहले पहुँच गए, वो कैपेबिलिटीज़ उनकी अभी हैं। तो अगर अमेरिकी आके इन एम्फीबियस असॉल्ट करते हैं, इन आइलैंड्स को क्लियर करते हैं, बैठ जाते हैं, अगेन ईरान के पास कैपेबिलिटीज़ हैं, और यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होगा अमेरिकन ट्रुप्स के पास,
तो बहुत वल्नरेबल होंगे। तो कम से कम अगर आप मेरे से पूछेंगे, ये सारा ऑपरेशन करते करते भी 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे क्लैरिटी में, बट अमेरिका के कम से कम 2, 3, 4, 500 फौजी फिर मरेंगे इसके अंदर। इतना बड़ा बॉडी बैग अमेरिका और अमेरिकी अवाम बर्दाश्त कर पाएंगे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त कर पाएंगे? वहाँ पे ऑलरेडी बहुत जल्द से जुलूस हो रहे हैं, बहुत ले दे हो रही है। उनके 3 जर्नल जिसमें चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, वो इस जंग के अगेंस्ट है, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है। ये वाला सिनेरियो भी मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। आखिरी एक ऐसा सिनेरियो है जो लोग शायद डिस्कस नहीं कर रहे हैं और शायद मेरी बात से एग्री भी ना करें, बट हो सकता है। जापान एक अच्छा रेजिस्टेंस पुटअप कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और अमेरिका ने उनके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में, हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय और के नाम से और नागासाकी के ऊपर फैट मैन के नाम से 6 और 9 अगस्त 1945 को 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। और उसके बाद अमेरिकी जनरल मैकार्थर आए, फील्ड मार्शल मैकार्थर, और उन्होंने जो एम्परर हैं जापान के हिरोहितो, उनको इंस्ट्रूमेंट सरेंडर साइन कराया। 2 चीज़ें यहाँ पे देखने की हैं जब ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होते हैं। एक तो आप देखिए जापान में न्यूक्लियर वेपन, आप मैप पे भी देख लें, वेस्टवर्ड इस्तेमाल हो, टोक्यो से बहुत दूर, यानी उसका इम्पैक्ट शायद टोक्यो की तरफ ना पहुँचे, क्योंकि अमेरिका का मिशन था टोक्यो ही लेना, नंबर 1। नंबर 2, जब जापान पे ये बॉम्ब फेंके गए 2, तो जापान के ऊपर कोई भी अमेरिकन ट्रुप्स की प्रेजेंस नहीं थी, ठीक है। और तीसरी बात, एम्परर ने उस वक्त सरेंडर ना भी शायद करना चाहते, लड़ सकते थे, बट उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मंचूरिया में जो जापान के नॉर्थ वेस्ट में है, जो चाइना का एक हिस्सा है, उस वक्त उनके पास था, उसके ऊपर रशिया ने एक भरपूर हमला कर दिया था 9 अगस्त को जब न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था। तो वो बहुत डर गया था एम्परर कि ये इस तरफ से रशियन भी आ जाएंगे और रशियन ने मुझे नहीं छोड़ना, कम से कम अमेरिकी मेरे साथ कोई डील बना के चल पड़ेंगे, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। यहाँ पे भी अब एक ऐसा ही सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ये जो 3 वॉर गेमिंग मैंने आपको करके बता दी, सिनेरियोस बता दिए, ये शायद होते हुए ना नजर है। अब अमेरिका फ्रस्ट्रेशन, और जिस तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन है, नज़र आ रहा है कि वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें। शायद वो तेहरान के ऊपर ना करें। मैंने जो प्रोग्राम किया था ईरान अमेरिका जंग और नाजुक मोड़ 7 दिन पहले, वो आप जाके देख लें, मैंने उसमें यही डिस्कस किया था कि तेहरान के ऊपर शायद कुछ ना हो, जंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की है, तो शायद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन साउथ में ईरान के या साउथ ईस्ट में पाकिस्तान के करीब करीब इस्तेमाल किया जाए और ईरान की हुकूमत को डराया जाए कि देखें जी ये हो गया है, अब अगला तेहरान में भी हो सकता है, अब आप सरेंडर कर जाएं। उससे शायद ईरान के लोग खड़े हो जाएं, डर जाएं, या ईरान की हुकूमत डर जाए। मैंने जापान की आपको मिसाल दी है, और ये शायद दूसरा तीसरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, एम्फीबियस लैंडिंग भी हो, साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल हो। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से मेरी मुराद है कि ख़ास दोराहे में और ख़ास जगह पे इस्तेमाल होगा, उसका इम्पैक्ट इतना फैलेगा नहीं कि वो जीसीसी कंट्रीज़ तक आए या रीजनल कंट्रीज़ पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जाए, वो उस एरिया तक ही रहेगा, बट वो इतना खौफनाक होगा कि ईरान की हुकूमत को और लोगों को बहुत डरा देगा। और साथ साथ ये एम्फीबियस लैंडिंग भी हो रही होगी और ये क्लैरिटी भी आ रही होगी, तो शायद ईरान जब ये समझे कि ये एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी मेरे पे गिर चुका है और ये जजीरे भी मेरे से चले गए, अब मेरे हाथ में कुछ रहा नहीं, तो अब लड़ने का फ़ायदा नहीं है, तो ये हो सकता है। और ये ईरान के ऊपर ये बॉम्ब आ सकता है। अब पहला वाला सिनेरियो कि जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन पे हमले होंगे तो वापसी पे फिर वो जीसीसी पे आएगा, मेरा नहीं ख्याल उसके शायद 5% चांस होंगे। लेकिन अगर आप दूसरा कहते हैं कि कंप्लीट बमबारी करेंगे, जजीरे को क्लियर करा लेंगे, लेकिन फिर खुद आके बैठना पड़ेगा, और उसके बाद तीसरा जो मैंने आपको बताया एम्फीबियस लैंडिंग का, कि वो एम्फीबियस लैंडिंग करे, खुद आके वहाँ बैठे, वो भी ख़तरनाक काम है। और चौथा फिर मैंने आपको बताया कि बातचीत हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और आखिर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे ये लगता है, और लगता नहीं, जो ग्राउंड को हम रीडिंग करते हैं और मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ को देखते हुए हम देखते हैं बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि अमेरिका शायद ये दोनों काम एक साथ करे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी फायर करे और एम्फीबियस लैंडिंग भी करवा दे इन जजीरों के ऊपर, और इस तरीके से ईरान को बिठा दिया जाए। इसका 70 से 75% चांस है, बहुत खौफनाक है, बट ये 70 से 75% चांस है इसका, क्योंकि अमेरिका अब यहाँ से बातचीत करना और या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना, उसमें जीसीसी कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा उनका बहुत नुकसान होगा, वो अमेरिका के हाथ से जा सकती हैं,
वो एलाइज हैं अमेरिका के, और ये बहुत मुश्किल हो सकती है। तो ये एक खौफनाक सूरत हाल है। अल्लाह करे ना हो ये सब कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली एज एन एनालिस्ट लुकिंग आफ्टर वॉर्स ऑल दीज ईयर्स, मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद यही हो अब यहाँ से, और इसके पीछे हटना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और इसराइल भी यही चाहेगा, इन द हार्ट ऑफ हर हार्ट वो चाहता भी यही था, बल्कि शायद उसकी पहली वाली ऑप्शन ज़्यादा चाहेगा कि अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करे और जीसीसी के ऊपर वापसी के हमले आएँ और उनको भी यही तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़े, ताकि वो सारे पेरीफेरी पे जो उसके मुल्क हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और ये जीसीसी के ममालिक, ईरान, ये सब कमज़ोर हो जाएँ, ताकि वो एक मजबूत मिडल ईस्ट में खड़ा होकर नज़र आए। इस सब चीज़ में पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक हालात हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी एक पेट्रोल डीजल की कीमतें आपके सामने हैं। इंटरेस्ट रेट IMF ने कह दिया आप 14% पे लेके जाएं, इसके बगैर चारा नहीं है। डॉलर को आप फ्री छोड़ें, जिसका मतलब है 320-330 पे डॉलर जाएगा। और बिजली आपकी 50% LNG, 50% बिजली LNG और इससे बनती है, फर्नेस ऑयल से, और उस 50% में 21% जो LNG से बनती है, और वो LNG कतर से आता है, वो अप्रैल में ख़त्म हो गया। तो बिजली भी नहीं बनेगी। लोड शेडिंग जो अभी हो रही है इस मुल्क में और आगे गर्मियाँ आ रही हैं, ये ट्रिपल टाइम ज़्यादा होगी। पहले तो चलें देहातों में 16-16 घंटे, मैं गांव का रहने वाला हूँ, वहाँ पे 12-14 घंटे होती है, चलें हम तो आदि, हम शहरों में भी 15-16 घंटे लोड शेडिंग होगी। बहुत खौफनाक सूरत हाल है। अभी शायद पाकिस्तानी अदराक नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का, शायद क्योंकि अभी गाड़ी में पुराना पेट्रोल, पुराना डीजल चल रहा है, पुरानी ग्रोसरी घर में चल रही है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी आने वाले 10-15 दिन में जब दोबारा ग्रोसरी लेने जाएंगे, घर का सामान राशन लेने जाएंगे, गाड़ी में नया पेट्रोल डीजल डलवाएंगे, कोई नई ख़रीदारी करने के लिए, घर के लिए शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि भाईजान बहुत कीमतें ऊपर चली गई हैं। सिर्फ ट्रकिंग का बिज़नेस जो है, पेट्रोल तो नहीं चलाई है हुकूमत, डीजल तो नहीं चलाई, तो सारी कमोडिटीज़ की जो ट्रांसपोर्टेशन है, साबुन, आलू, चीनी, आटा से लेके हर चीज़ ट्रक पे आती है और वो डीजल पे चलता है। तो डीजल की प्राइस तो नीचे नहीं आई है, 60% उन्होंने किराया बढ़ा दिया। तो पाकिस्तान के लिए तो वैसे ही बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और अगर ये सब कुछ हुआ तो ये एक नए ऑर्डर की तरफ ये रीजन जाएगा, एक नया यहाँ पे एक खड़ा होगा मुअम्मा, इसको हल कोई नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान इन्वॉल्व बहुत 90% चांस है अब यहाँ से कि पाकिस्तान मिलिटरीली शायद इन्वॉल्व हो जाए इसके अंदर। तो आगे अल्लाह खैर रखे, दुआई करेंगे, बट सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया।